मिसेस बार्कली, आपकी चाय। तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने विश्वासघात किया है डेविड। आपकी चाय मैडम। सच नहीं है। किया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आपकी चाय मैडम। तुम पागल मिसेस हो। टेनिंग, मिस्टर बेट्स, जल्दी आइए। क्या हुआ? यहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। मैडम और कर्नल अंदर हैं और ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। जाओ, मुझे देखने दो। तुम दोनों यहीं रुको। मिसेस बार्कली, मिसेस बार्कली, दरवाजा खोलिए। दरवाजा अंदर से भी बंद है, चाबी भी नहीं मिल रही है। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ और पुलिस को भी बुलाकर लाता हूँ। देखा तुमने ये सब होम्स? बहुत शानदार बटालियन है ये, द मेलोज फर्स्ट क्लास। जब मैं घायल होकर घर वापस आ रहा था तो इनमें से बहुत सैनिक ओरेंटिस जहाज पर थे। इन्होंने भारत में भी काफी नाम कमाया। गदर के समय शानदार काम किया था। ये केस लेकर तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। संतरी सावधान। डॉक्टर जॉन वॉटसन, रॉयल बर्कशायर में मेडिकल ऑफिसर। अब आर्मी से बाहर लोगों का इलाज करता हूँ। मर्फी, सेकंड इन कमांड। हमारे कर्नल की मौत के बाद रॉयल मेलोज का चार्ज कुछ दिनों के लिए मेरे पास है और ये मिस्टर होम्स होंगे। प्लीज। अच्छा हुआ आप दोनों इतनी जल्दी आ गए। ये बड़ी बात नहीं। मैंने होम्स को बताया है कि आपको अपनी रेजिमेंट को अफवाहों से बचाने की कितनी फिक्र है। थैंक यू। अपनी रेजिमेंट की इज्जत बचाना मेरा काम है। और फिर भी अखबारों को देखकर लगता है कि अफवाहें फैल सकती हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, रिपोर्टर्स को दूर रखने के लिए मैं जो भी कर सकता था वो मैंने किया है। और इसी वजह से उनका शक मजबूत हो गया। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उससे तो यही पता चलता है कि उन्हें किसी राज की बू आ गई है। हाँ, लेकिन अब उनका ध्यान दोबारा खींचना तो गलत बात होगी। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं हमें आपकी कितनी जरूरत है मिस्टर होम्स? तुम क्या कहते हो होम्स? मैं क्या कह सकता हूं? मेजर, आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं यहां अपने दोस्त के कहने पर आया हूं, वो दोस्त जिसे मुझसे ज्यादा सैनिक मामलों में दिलचस्पी है। अब जब मैं यहां पर आ ही गया हूं तो प्लीज मुझे सच्चाई बताइए। इस रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जेम्स बार्कले परसों रात अपने विला में रात 10 बजे के करीब मरे हुए पाए गए। उनके बैटमैन प्राइवेट बेट्स ने उनकी लाश को सामने के कमरे में देखा। उनके सिर के पिछले हिस्से में करीब 2 इंच लंबा एक गहरा घाव था जो किसी सपाट सतह वाली चीज से भारी वार करने पर हुआ होगा, और लाश के पास ही जमीन पर एक हाथों से तराशी हुई लकड़ी की छड़ी पड़ी थी। पास के एक सोफे पर बेहोश पड़ी पाई गई नैन्सी मिसेस बार्कले। आगे बताइए मेजर मर्फी। नौकरों को कर्नल और मिसेस बार्कले की जोरदार बहस की आवाजें सुनने के बाद चिंता हुई।
उन्होंने कमरे में घुसने की कोशिश की मगर वो अंदर से बंद था। बेट्स को पीछे वाले बागीचे में जाकर फ्रेंच खिड़कियों से अंदर जाना पड़ा। और उन्हें मिसेस बार्कली पर शक है। जी हाँ, मगर वो ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकती। मैं स्वर्गीय कर्नल का कई सालों से सेकंड इन कमांड हूं और नैन्सी बार्कली को अच्छी तरह से जानता हूं। हाँ, क्यों नहीं। मुझे कर्नल बार्कली के बारे में बताइए, क्या रेजिमेंट में सब लोग उनकी इज्जत करते थे? उनका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए तो यही कहा जाएगा। पिछला रिकॉर्ड क्यों? उन्होंने कभी गलत काम किया था? नहीं, मगर रेजिमेंट से बाहर के लोगों को नहीं मालूम कि जिम बार्कली ने अपना करियर उसी रेजिमेंट में एक सिपाही की तरह शुरू किया था। क्या वाकई? एक ही रेजिमेंट में सिपाही से कमांडिंग ऑफिसर तक, ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हिंदुस्तान में गदर के समय जो बहादुरी दिखाई, उसी से उन्हें कमीशन मिला और फिर साल दर साल प्रमोशंस होते गए। बहुत जल्दी, मेरे प्रमोशन से भी जल्दी। बहुत खूब। और शायद इस समय मिसेस बार्कली पुलिस की हिरासत में होंगी। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उनका अस्पताल में इलाज हो रहा है। एक पुलिस कांस्टेबल हर समय वहां रहता है। नैन्सी बार्कली अभी भी एक खूबसूरत औरत है, लेकिन उसे आज से 30 साल पहले हिंदुस्तान में देखना चाहिए था, जब वो एक नौजवान लड़की थी। वो मानो रेजिमेंट की बेटी थी। उनके पिता रेजिमेंट के सार्जेंट मेजर थे। नाम था RSM डिवॉय, और वो किसी भी सिपाही के लिए एक बेहतरीन ससुर हो सकते थे। मुझे याद है कि मेरी कंपनी के सारे लोग उसे गैरिसन की सबसे खूबसूरत लड़की मानते थे। एक जूनियर ऑफिसर होने के नाते मेरा पाला उससे नहीं पड़ा, मगर मैं जानता था कि वो बहुत आकर्षक, जिंदा दिल और मस्त लड़की थी। ये बात सबको मालूम थी कि रेजिमेंट में सिर्फ बार्कली ही अकेला नहीं था जो उससे शादी करना चाहता था, मगर आखिर में नैन्सी ने उसी को चुना। उन्होंने भर्टी में शादी की, जो कानपुर के पास था। शादी के कुछ समय बाद ही 1858 की गर्मियों में गैरिसन की जगह जनरल नील का कॉलम आ गया था, और फिर शादी के कुछ ही दिनों बाद सार्जेंट बार्कली को कमीशन मिल गया, जिसकी सभी को उम्मीद थी। पहले पहल बार्कली के लिए निभाना बहुत मुश्किल हुआ होगा। एक सिपाही जो NCO बन गया, फिर रेजिमेंटल सर्जेंट मेजर की बेटी से शादी हो गई। हाँ, देखिए, शुरू शुरू में तो रैंक्स का फर्क दिखता था, मगर नैन्सी ने सब कुछ बहुत गरिमा और खूबसूरती से निभाया और जल्द ही सबकी चहेती बन गई। बार्कली का करियर फलता फूलता गया। रेजिमेंट हिंदुस्तान से 5 साल पहले वापस आ गई थी। फिर बार्कली को बनाया गया कमांडिंग ऑफिसर। और उनकी शादीशुदा जिंदगी मेरे ख्याल से सही चल रही थी। अब लगता तो ऐसा ही था। लगता था? बहुत से लोगों को उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल ही लगा करती थी। और आपको क्या लगता था, मेजर मर्फी? मैं सेकंड इन कमांड होने के नाते कई बार बार्कली के घर गया था, और मुझे उनकी जिंदगी का एक दूसरा पहलू दिखा। सच्चाई आपके स्वर्गीय कमांडर के प्रति आपकी वफादारी से ज्यादा जरूरी है। एक दिन मैं बार्कली के घर खाना खाने गया था। वापस आते समय अचानक मुझे याद आया कि मैं अपना सिगार केस उनके डाइनिंग रूम में छोड़ आया। मैं वापस पहुंचा तो दरवाजा खुला था और उनकी नौकरानी जेन हॉल में ही थी। अच्छा हुआ तुम जगी हो, मैंने अपना सिगार केस मेज पर छोड़ दिया है। शायद कर्नल और मिसेस बार्कली सोने चले गए हैं सर। ओह, अब बस भी करो जेम्स। बताओ, कौन है वो? कौन? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे प्यार करती हो और किसी से नहीं। अगर नहीं करती तो तुमसे शादी क्यों करती? मैं नहीं जानता, कभी कभी मुझे हैरानी होती है।
और मेजर मर्फी, बाकली की ये जलन आपके घर छोड़ने के कुछ समय बाद ही नैन्सी पर निकली। मुझे बताइए मेजर, क्या कर्नल बाकली एक हिंसक आदमी थे? कभी कभी वो जूनियर ऑफिसर्स को बहुत कड़ी सजाएं दिया करते थे। ऊपर पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत एड़ियां घिसी थी। इसके लिए कठोर तो बनना ही पड़ता है। लेकिन उनको ऑफिसर्स के बीच अजीब सा नहीं लगता था? नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन उन्हें एक बहुत ही अजीब तरह का दुख था। क्वीन के लिए। क्वीन के लिए। कभी कभी जब हम पुरानी लड़ाइयों की बात करते थे, जैसे कि क्राइमिया, गदर, अफगान युद्ध, तो उनके चेहरे से हंसी ऐसे गायब हो जाया करती थी जैसे किसी ने पोंछ दी हो। हाँ, लड़ाई में ज्यादा समय रहने से ऐसा हो सकता है। मैंने बादशाह में ऐसे लोग देखे हैं। आपने कहा था कि लाश के पास आपको एक नक्काशीदार लकड़ी की छड़ी मिली थी। कर्नल उसे हिंदुस्तान से लाए थे? नौकरों ने बताया है कि उन्होंने उसे कभी भी नहीं देखा है, और मैंने भी उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो तो काफी लंबी थी। और पुलिस ने शायद जांच पड़ताल के लिए उसे अपने पास रख लिया होगा। हाँ, वो मानते हैं कि खून उसी से हुआ है। ओह, तो ये बात है। मेरे ख्याल से अगर हम मिसेस बाकली से बातचीत कर सकें तो ठीक है, नहीं तो उनके घर जाकर ही हम अपनी खोजबीन शुरू करेंगे। पर मिसेस बाकली तो अभी तक बेहोश हैं। मुझे भी लग रहा था। डेविड, डेविड, होम्स, हो सकता है मिसेस बाकली का कोई प्रेमी हो और कर्नल को पता चल गया हो। मेजर मर्फी उनके काफी करीब लगते हैं। जो ऑफिसर्स और उनकी बीवियां इंग्लैंड से बाहर गर्म जगहों पर रहते हैं, वहां इस तरह की बातें अक्सर होती रहती हैं। मुझे सैनिकों की जिंदगी के बारे में बताने का शुक्रिया वॉटसन। अगर मेजर मर्फी और मिसेस बाकली के बीच कुछ होता तो क्या उसने वो सिगार केस वाला किस्सा हमें सुनाया होता? करीब 7:30 बज चुके थे सर, और मैं मेज के पास खड़ी थी। महीने में एक बार मिसेस बाकली शाम को ऑल्डरशॉट के लिए चैरिटी का काम करती हैं। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो नैन्सी? असल में पुराने कपड़ों को बांटने का काम 8 बजे शुरू करना है, और मैंने एन मॉरिसन को कहा था कि मैं मिशन हॉल समय से पहुंच जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम गंदे गली कूचों में जाकर कोई गंदी बीमारी अपने गले लगाना चाहती हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। मैं मानती हूँ कि जितना इंसान को मिले उतना ही उसे वापस देना भी चाहिए। हम पर किस्मत मेहरबान है।
दूसरे इतने खुशकिस्मत नहीं हैं। ज्यादा देर मत करना। नहीं करूंगी। मिसेस बाकली शायद 9:15 बजे के करीब लौटी थी सर। मैं किचन में रसोई के साथ बर्तन धुलवा रही थी। दूर कहीं बिजली कड़की और मैं मिसेस फेनिंग से कह रही थी कि तूफान आने वाला है, तभी अचानक सामने के कमरे की घंटी बजी। मैंने वहां जाकर देखा तो मिसेस बाकली वापस आ गई थी। वो कमरे में इधर उधर घूम रही थी सर, बहुत घबराई और परेशान थी। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। आपने बुलाया मैडम? हाँ जेन, मेरे लिए चाय ले आओ जल्दी से। जी जरूर मैडम। जेन, इधर आओ। जी सर। बताओ, क्या मिसेस बाकली वापस आ चुकी हैं? जी सर, वो सामने के कमरे में हैं। सामने के कमरे में? जी, मैं उनके लिए चाय लाने वाली थी। चाय? इस समय उसे भला चाय की क्या जरूरत है? और शायद वो आखिरी बार था जब किसी ने कर्नल बाकली को जिंदा देखा था। जी सर। क्या तुम कोई वजह जानती हो कि रात में उस वक्त मिसेस बाकली इस कमरे में क्यों आई जबकि यहां आग भी नहीं जली थी? नहीं सर। क्या वो अक्सर कर्नल के सामने आने से कतराती थी? क्या तुमने कभी उन्हें बहस करते देखा था? मेरे सामने तो कभी नहीं सर। जब तुम मिसेस बाकली की चाय लेकर लौटी तो तुमने दरवाजा बंद पाया और जोर की आवाजें सुनी। उस समय तुमने क्या सुना? वो बहस कर रहे थे सर। मिसेस बाकली ने कर्नल को कायर कहा। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मिसेस बाकली ने जोर से डेविड का नाम लिया और ऐसा उन्होंने 2 बार कहा। डेविड? तुमने ठीक से सुना था? साफ साफ सुना था सर। लेकिन कर्नल का नाम जेम्स था। क्या तुमने उससे पहले भी मिसेस बाकली को यह नाम लेते सुना था? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि वो या कर्नल किसी डेविड को जानते हैं। और मेजर मर्फी को घर में कहते हैं पैट्रिक। क्या हाल ही में कोई मेहमान आया था जिसका नाम डेविड हो? मुझे ऐसा नहीं लगता सर। और वो छड़ी जो कर्नल बाकली की लाश के पास मिली थी, तुमने पहले देखी थी? नहीं सर, उनके पास हिंदुस्तान की बहुत सी ट्रॉफियां थी लेकिन कोई छड़ी नहीं थी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है मिस स्टीवर्ट? जी सर, मुझे नहीं मालूम वो कहां से आई। थैंक यू, अब तुम जा सकती हो। हाँ, एक बात पूछना तो भूल ही गया। मेजर मर्फी एक बार अपना सिगार केस यहां छोड़ गए थे, क्या वो तुम्हें मिला? हाँ सर। और कर्नल की लाश यहां पड़ी थी सर। सिर उस खिड़की की तरफ था। हाँ सर, आपको अभी भी वहां खून का निशान दिखेगा। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उनका चेहरा। उनका चेहरा? जब मैंने उन्हें पलटा तो उन्हें देखकर डर के मारे बेहोश होते होते बचा।
उनके चेहरे पर जो डर और खौफ था उससे वो और भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। जैसे उन्होंने अपनी मौत सामने देख ली हो। बिल्कुल हो सकता है सर। थैंक यू बेट्स। वो क्या था, कैसा राक्षस था जिसने कर्नल को इतना डरा दिया था? वो नैन्सी बाकली तो नहीं हो सकती। ये दरवाजा चाबी से बंद था सर, और इसकी चाबी भी गायब थी। गायब? हाँ, आखिर थक कर हमें ताले वाले को बुलवाना पड़ा। आपने चाबी को अच्छी तरह तलाश किया था? हमने सब जगह ढूंढ लिया, मिसेस बाकले के पास नहीं थी और कर्नल की जेब में भी नहीं थी सर। थैंक यू मिसेस फेनिंग। वॉटसन, अगर चाबी दरवाजे में नहीं थी और कर्नल या मिसेस बाकली के पास भी नहीं थी, तो फिर? तब तो जरूर कोई तीसरा आदमी रहा होगा। बिल्कुल ठीक, जो या तो उस खिड़की से आया या फिर बाहर गया होगा। ये बेट्स के पैरों के निशान हैं। ये किसी और के पैरों के निशान हैं। कोई आदमी हाल ही में इस बगीचे से गया है। निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। वो उस खिड़की से कूदा और फिर बाहर चला गया। वॉटसन, हम सही दिशा में खोजबीन कर रहे हैं। वॉटसन, जरा ये देखो, हमारे मेहमान का एक अनोखा दोस्त भी था। कोई कुत्ता हो सकता है। कभी सुना है कुत्तों का पर्दे पर चढ़ना? तो फिर बिल्ली होगी। ये पंजों के निशान ना तो बिल्ली के हैं, ना किसी बंदर के, और ना ही किसी ऐसे जीव के जिसे हम जानते हैं। पिछले पैरों से लेकर अगले पैरों तक की दूरी है 15 इंच। इसमें गर्दन और सिर की लंबाई जोड़ लें तो ये जीव बन जाएगा करीब 2 फुट लंबा, और अगर दुम हो तो उससे भी ज्यादा। उसके कदमों के बीच की दूरी अजीब है। ये बताती है कि उसका शरीर लंबा था और टांगें छोटी, कुछ स्ट्रोट या विजल जैसा। और हम जानते हैं कि वो मांसाहारी था। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें मालूम है वो पर्दे पर क्यों चढ़ा? चिड़िया के लिए। सही समझे। पर वो जानवर कौन सा था? मुझसे मत पूछो, नहीं बता सकती। मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दूंगी, प्लीज मुझसे मत पूछिए। मिस मॉरिसन, जब 2 रात पहले मिसेस बाकली यहां आने के लिए अपने घर से निकली तो बहुत खुश थीं और संतुष्ट भी। 2 घंटे बाद जब वो लौटी तो बिल्कुल बदल चुकी थीं, और अब पुलिस को उन पर खून करने का शक है। आपको अपनी दोस्त की खातिर इतना तो करना चाहिए। आपको मुझे बताना होगा कि उस रात क्या हुआ जिसने उन्हें बदल दिया। अच्छा ठीक है, अगर मेरे कुछ कहने से वो बच सकती है तो मैं चुप रहने का वादा तोड़ देती हूँ। तो उस दिन कुछ हुआ था। हाँ, अजीब बात थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ बहुत अलग अलग तरह के आदमी कई तरह की हालात से आते हैं।
लेकिन मैंने उस रात जो प्राणी देखा, वैसा डरावना और घिनौना आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी पीठ पर कुबड़ था, वो लंगड़ा भी था और अपने घुटने झुकाकर चल रहा था। उसका चेहरा बहुत ही काला, झुर्रियों वाला और ऐसा पिचका हुआ था जैसे सूखा हुआ सेब हो। मैंने उस समय सोचा कि इस दुनिया में वाकई कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ किस्मत ने बहुत ही भद्दा मजाक किया है। वो और भी डरावना और अजीब इसलिए भी लग रहा था क्योंकि उसने एशियाई कपड़े पहने हुए थे। मैंने नैन्सी को उस आदमी को दिखाकर कहा कि हमें इसकी खास तौर पर मदद करनी चाहिए। नैन्सी उस शाम वाकई अच्छे मूड में थी और मैंने देखा कि वो उस आदमी की तरफ पूछने के लिए गई कि क्या उसे मदद चाहिए। और अचानक नैन्सी एकदम बदल सी गई। वो उस आदमी से बातें कर रही थी और अचानक ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। वो आदमी भी उसे देखकर अजीब सा व्यवहार कर रहा था क्योंकि वो अपने हाथ जोर जोर से हिलाकर बात करने लगा। और फिर वो दोनों हॉल के एक कोने में चले गए और कुछ देर तक वहाँ बातें करते रहे। फिर मैंने देखा कि वो आदमी गुस्से में चिल्लाया और अपनी मुट्ठी हवा में घुमाते हुए वहाँ से चला गया। नैन्सी, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वो अभागा आदमी कौन था? मेरी पुरानी जान पहचान का है, बहुत दुखी है बेचारा। वादा करो एनी, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी? वादा करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम चाहती हो। शुक्रिया। और कौन था वो आदमी? मैंने सोचा था आप यही पूछेंगे। इस अजीब सी घटना के बाद नैन्सी चली गई। जाहिर है मैंने उसके बाद दूसरे लोगों से पूछताछ की। इतने अजीब तरह के प्राणी ने दूसरों का ध्यान भी खींचा था। लगता है वो पुराना सैनिक था जो हाल ही में हिंदुस्तान से लौटा था। किसी को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम सिवाय इसके कि वो सैनिकों का दिल बहलाता है और जादू का खेल दिखाकर पैसे कमाता है। और तुमने इस बारे में पुलिस को कुछ बताया है? बिल्कुल भी नहीं। वादा करना, वादा निभाना है। जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू मिस मॉरिसन। वो रहा हमारे घुसपैठिए का 4 पैरों वाला साथी। ये तो नेवला है। लगता है हमारी तलाश पूरी हो गई।
मिस्टर हेनरी वुड, शायद आप हिंदुस्तान से आए हैं। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? किस बारे में? कर्नल जेम्स बार्कली की मौत के छोटे से मामले के बारे में। वो निर्दोष है, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं। तो तुम हो मुजरिम? नहीं, मैं मुजरिम नहीं हूं। तो कर्नल को किसने मारा बताओ? ये तो उसकी किस्मत में लिखा था। उसने बहुत बुरा काम किया था। सब कुछ साफ साफ बताओ। कसम से, अगर मैंने उसकी खोपड़ी तोड़ी होती जैसा मैं करना चाहता था तो उसका वही हश्र करता। लेकिन मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। आप मुझे देख रहे हैं, एक कुबड़ और इन मुड़ी हुई पसलियों के साथ। लेकिन एक समय था जब कॉर्पोरल हेनरी वुड रॉयल मैलोज रेजिमेंट की शान हुआ करता था। उस समय तुम कर्नल बार्कली के रेजिमेंट में थे? हाँ, लेकिन तब वो सार्जेंट जिन बार्कली था। हम एक ही कंपनी में थे और हम दोनों में कुछ और भी एक जैसा था। हम दोनों ही एक लड़की से प्यार करते थे, नैन्सी डिवॉय। हाँ, रेजिमेंट के सार्जेंट मेजर की बेटी। हाँ, उसे 2 आदमी प्यार करते थे, मगर वो सिर्फ एक को चाहती थी। आप लोग मुझ पर हंसेंगे जब आप अपने सामने बैठे इस डरावने से आदमी को ये कहते हुए सुनेंगे कि नैन्सी मुझे प्यार करती थी क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। वो मुझसे ही प्यार करती थी, लेकिन चाहे मैं उसके दिल में था, उसके पिता मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं बहुत ही जिंदा दिल, मस्त किस्म का इंसान था, मगर हमेशा ईमानदार और दिल का सच्चा भी था। लेकिन नहीं, नैन्सी के पिता चाहते थे कि वो बार्कली से शादी करे, क्योंकि वो गड़बड़ी से खुद को दूर रखता था, हमेशा सही चीजें करता था। मेरी तरह नहीं कि नैन्सी को ऐसी जगह ले जाए जहां उसके पिता जाना पसंद न करें। इसके अलावा बार्कले पढ़ा लिखा था और उसे स्वॉर्ड बेल्ट के लिए चुन भी लिया गया था। जाहिर है कि RSM डिवॉय को बार्कली अपनी बेटी के लिए एक बेहतर पति लगता था। लेकिन नैन्सी ने मुझसे हर कदम पर वफादारी निभाई। नैन्सी डिवॉय अपने प्रेमी से शादी क्यों नहीं कर पाई? 1857 में बरसात के दिन थे जब हिंदुस्तानी सिपाहियों ने
अंग्रेजों के खिलाफ गदर शुरू किया। रेजिमेंट भर्ती में ही कैद हो गई। हमारे चारों तरफ 10,000 क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमें शिकारी कुत्तों की तरह घेर रखा था। हमारे पास खाना और हथियार खत्म हो गए थे और हमें जनरल नील के कॉलम को संदेश भेजना पड़ा जो आगे बढ़ रहे थे। हमारी मदद का यही एक रास्ता था। हमारे कंपनी कमांडर ने एक स्वयंसेवक मांगा, एक तंदुरुस्त और जांबाज सिपाही जो रात के अंधेरे में गैरिसन से निकलकर मैदान के दूसरी तरफ जाकर कॉलम से बात कर सके। एक मूर्ख की तरह मैंने हाँ कर दी। ये एक खतरनाक मिशन था और फिर हजारों जानें दांव पर लगी हुई थी, लेकिन मुझे बार बार नैन्सी याद आ रही थी। नैन्सी डिवॉय, वो लड़की जिससे मैं प्यार करता था और जो मेरे बदन में हमेशा जिंदगी की सांस फूंकती थी। उससे विदा लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। जब हम एक दूसरे को निशानी दे रहे थे तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं उससे 30 सालों के लिए विदा ले रहा हूं। वो सार्जेंट बार्कली था, मेरा दुश्मन, जो उस रात मुझे दुश्मन के इलाके में भेजने के लिए वहां था। उसने कहा कि उसे गैरिसन के आसपास का सुरक्षित रास्ता दूसरों से बेहतर मालूम है। मैं सफर पर जाने के लिए तैयार था और जिम बार्कली मुझे उस सफर का सही रास्ता बताने के लिए तैयार था। फिर 10 बजे के बाद अपने साथियों की हिफाजत के साथ मैं निकल पड़ा। बार्कली ने मुझे एक धारा के साथ चलने को कहा जो एक गली की तरफ जाती थी। उसने कहा था नीचे उतरने का यह सबसे सुरक्षित रास्ता है। उसने ठीक रास्ता बताया था। मुझे विद्रोहियों के तंबू की आग और रोशनी दिख रही थी, लेकिन मैं उनके संतरियों की नजरों से बचता बचाता झुकता हुआ बढ़ता रहा और मैंने सोचा कि मैं बच गया हूं। लेकिन तभी वो घटना घटी। मुझ पर हमला हुआ, मेरे सिर पर बहुत जोर का वार हुआ और मेरे सामने सब घूमने लगा। जब होश आया तो मैं एक मुर्गे की तरह बंधा हुआ पेड़ से लटक रहा था। बाहों में इतना दर्द था कि लग रहा था जैसे उन्हें उखाड़ने की कोशिश की गई हो। मुझे दर्द की परवाह नहीं थी, मगर मैं अपने मिशन में फेल हो गया था। जिन्हें मैं बचाने निकला था, अब उनका क्या होगा? लेकिन मुझे सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब मैंने विद्रोहियों की कुछ कुछ बातें समझी। मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि मेरे साथ धोखा हुआ था। जिस आदमी ने मुझे रास्तों के बारे में बताया था वो दुश्मन से मिला हुआ था। बार्कली ने मेरी प्रेमिका को पाने के लिए मुझे फंसा दिया था। तो आपको जेम्स बार्कली की असलियत पता लग गई? हाँ, बाद में पता चला कि जनरल नील का कॉलम हमारी तरफ ही आ रहा था। विद्रोही भाग रहे थे, वो मुझे अपने साथ ले गए। यातनाएं दी गई, भागना चाहा, फिर यातनाएं मिली। हाँ, और कई सालों के बाद मुझे एक गोरा चेहरा दिखाई दिया। विद्रोही उत्तर की तरफ भागे, पहाड़ियों की तरफ, और मुझे गुलाम बना दिया गया। मुझे एक जानवर से भी बदतर हालात में रहना पड़ा और मेरे बदन की एक एक हड्डी तोड़ दी गई।
कभी कभी मेरा मन करता कि वो मुझे मार ही दे, मगर जिस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उसके लिए नफरत और बदले की आग ने मेरे जीने की उम्मीद को जगाए रखा। एक दिन अफगानी कबीले के कुछ आदमियों ने उन लोगों को मार दिया। उन्होंने मुझे भी मरने के लिए छोड़ दिया, मगर किसी चमत्कार से मैं जिंदा रह गया। मुझे यातना देने वालों का खात्मा हो गया था, मगर बार्कली मेरी पहुंच से बाहर था। और नैन्सी का क्या हुआ? मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है या मुर्दा। मैं पंजाब में भटकता रहा और पंजाबियों के साथ रहा। सड़क पर घूमने वाले जादूगरों से मैंने जादू सीखकर पैसे कमाना शुरू कर दिया। मेरे लिए आखिर अब बचा ही क्या था? एक लूला लंगड़ा जहाज में बैठकर इंग्लैंड जाता और अपनी रेजिमेंट के दोस्तों के सामने जाकर क्या कहता। यहाँ तक कि जिम बार्कली से बदला लेने की इच्छा ने भी मुझे हिम्मत नहीं दी। क्यों? मैं सच बात बताता हूँ। मैं चाहता था कि मेरी नैन्सी और मेरे रॉयल मेलोस के पुराने दोस्त यही समझें कि हेनरी वुड एक हीरो की मौत मरा है, ना कि उसे एक इंसान की बजाय एक चिंपांजी की तरह जमीन पर रेंगता हुआ देखें। मगर तुम वापस लौटे और ऑल्डरशॉट में ही, जहां तुम्हारी पुरानी रेजिमेंट थी। किस लिए? मैं मरने से पहले अपना पुराना शहर देखना चाहता था, इसलिए मैंने किसी तरह पैसे जोड़े और वापस आ गया। मुझे नहीं मालूम था कि रेजिमेंट यहां एल्डरशॉट में है। मैं तो सैनिकों का साथ चाहता था। मैं उनके बीच जाकर उनका मनोरंजन करके अपने लिए पैसे कमा सकता था। मैं अब बार्कली को नहीं मारना चाहता था। बदले की आग हल्की हो गई थी। जब तक मैंने नैन्सी को नहीं देखा। मैंने सोचा कि मैं कुछ अंग्रेजी कपड़े ले लेता हूँ। इन कपड़ों को पहने हुए वैसे भी मैं बहुत जोकर सा लगता था। पहले मेरा ध्यान उन कपड़े बांटने वाली औरतों की बजाय अपने लिए एक मोटा ओवरकोट लेने में ज्यादा था। फिर उनमें से एक मेरे पास आई। मैंने उसे पहचान लिया। वो बिल्कुल भी नहीं बदली थी, वैसी ही खूबसूरत। लेकिन हैरानी की बात थी, वो अभी भी मुझे पहचानती थी। गुड इवनिंग, आपकी कुछ मदद करूं? आप जो ढूंढ रहे थे, क्या वो आपको मिल गया? माफ कीजिए, मुझे लगा। नैन्सी, ये मैं ही हूं। हैरी, मुझे डरो मत। मुझे लगा तुम 30 साल पहले मर चुके हो। मर ही गया होता तो तुम मुझे ऐसी हालत में कभी नहीं देखती। हमने कुछ समय तक बात की। मैंने उसे अपनी कहानी बताई। मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था कि उसका पति धोखेबाज है, मगर मेरे मुंह से सारी बातें निकल गई। मेरी बातों का उस पर जो असर हुआ, वो मैं नहीं देख सका और बाहर आ गया।
मैंने देखा वो मिशन से बाहर आ गई। मैंने उसका पीछा किया। वो घर के अंदर गई, फिर बत्ती चली। मैंने देखा वो कुर्सी पर बैठी थी और फिर बार्कली कमरे में आया। जेम्स, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था देर मत करना। तुम किसी के साथ मुझे थी? तुमसे बात करनी है। जितना पूछा गया उतना जवाब दो। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या? तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? कौन सी बात? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पिछले 30 साल, पूरे 30 साल। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बहुत बुरा किया तुमने। मुझे नफरत है तुमसे, नफरत है, नफरत है। चुप हो जाओ। उसे नैन्सी पर हाथ उठाते देखकर मैं गुस्से से पागल हो गया। मेरी नफरत वापस आ गई। तुमने विश्वासघात किया डेविड, तुमने धोखा दिया। ये सच नहीं है। वो जिंदा है, मैंने उसे खुद देखा है। तुम झूठ बोल रही हो। डेविड, तुम पागल हो गई हो। कायर। मैंने किसी आदमी को पहले कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। मैंने उसके चेहरे पर साफ साफ मौत देखी। मुझे देखते ही जैसे उसके शर्मिंदा दिल पर मानो गोली चल गई थी। वो जंगले पर गिरा, लेकिन गिरने से पहले वो मर चुका था। मिसेस बार्कली, दरवाजा खोलिए। मैंने नैन्सी के हाथों से चाबी ले ली कि दरवाजा खोलकर नौकरों को बुला लूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वहां से निकल जाना ही अच्छा है, क्योंकि लोग मुझे गलत समझ लेंगे। जल्दी में मैंने चाबी अपनी जेब में रख ली और टेडी को पकड़ने भागा, जो पर्दे पर चढ़ गया था। टेडी, तो कर्नल की मौत जमीन पर गिरने से पहले ही हो चुकी थी। सदमे से दिमाग की नस फट गई होगी। मिस्टर वुड, अगर शव परीक्षक ने भी यही फैसला किया तो मिसेस बार्कली नैन्सी छोड़ दी जाएंगी। मुझे यकीन है कि आप पुलिस के सामने अपनी यही कहानी दोहरा पाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। मिस्टर होम्स, नैन्सी कैसी है? वो हॉस्पिटल में है और मेरा मानना है कि थोड़े ही दिनों में वो ठीक हो जाएंगी। ईश्वर का शुक्र है। एनी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम अब ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। होम्स, सिर्फ एक बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर कर्नल का नाम जेम्स था और वुड को कहते थे हेनरी या हैरी, तो फिर ये डेविड किसका नाम है? वॉटसन, अगर मैं उतना ही चालाक और तेज होता जितना तुम मुझे दूसरों के सामने दिखाते हो, तो डेविड नाम सुनते ही मुझे पूरी कहानी पता चल जानी चाहिए थी। दरअसल डेविड इस केस में धिक्कारने के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। धिक्कारने? तुम्हें याद होगा कि कैसे किंग डेविड ने हिटाइट यूराया को
लड़ाई में मरने के लिए भेजा था ताकि वो उसकी प्रेमिका बाथशीबा को हथिया ले। मेरे ख्याल से तुम्हें यह कहानी सैमुअल की पहली या दूसरी किताब में मिल जाएगी। वैसे इस समय मुझे कुछ याद नहीं है। तुमने ठीक कहा होम्स। सैमुअल की दूसरी पुस्तक, अध्याय 11वां, छंद 14 से 17। ऑल्डरशॉट से लौटने के बाद यहां आकर तुमने पढ़ लिया होगा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुमने वॉटरलू रेस्टोरेंट का बिल बुकमार्क के तौर पे इस्तेमाल किया है। बहुत खूब वॉटसन। एलिमेंट्री माय डियर होम्स। गुड नाइट होम्स।